तो आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारा पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा है और इसी के अंतर्गत आज हम लोग लगभग समापन के करीब आ चुके हैं। इसके आगे 2 वीडियो आएगी और पॉलिटी समाप्त शुरू से लेकर अंत तक पूरा मैंने वनडे लेवल के लिए और लोअर पीसीएस तक के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ 90% तक के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। टेट हो, सीटेट हो, यूपी हो, पुलिस हो, दरोगा हो, एसआई हो, समीक्षा अधिकारी, कोई भी एग्जाम हो, आप इन सारी वीडियो को देखिएगा। और प्लस इसके साथ इसके सारे ऑब्जेक्टिव भी मैंने सॉल्व करा के रखे हुए हैं, उस ऑब्जेक्टिव को भी जाके आप वहां पे देखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का सारा ऑब्जेक्टिव वहां पे मौजूद है, उनको देखिए और आप जो है कि अपनी तैयारी को सतत रखिए, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा दोस्तों, सबसे जबरदस्त आप लोगों के सामने क्या होगा, सबसे बड़ी चुनौती होगी, तुरंत आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। उसके बाद लंबे समय तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि देश की हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम बुरी तरीके से हिल चुकी होगी। तो खुद को तैयार रखिए। हमेशा कहा जाता है कि अवसर के लिए खुद को तैयार रखो, आज नहीं तो कल अवसर मिलेगा। आई डिग द अपॉर्चुनिटी इन वॉरेन लैंड, यानी मैं सूखी बंजर धरती को भी खोद के क्या कर सकता हूं, वहां भी अवसर की तलाश कर सकता हूं। तो अपने आप के अंदर एक जुनून बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपका ये लॉकडाउन 2 से 3 महीने के अंदर खत्म होगा, एक लाइन से सारी वैकेंसियां 2 से 3 महीने के अंदर लग जाएंगे। अगर वहां पे आपने सफलता अर्जित नहीं किया तो आप एक लंबे समय तक पिछड़ जाएंगे। और दोस्तों, अगला टॉपिक मैं इसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं और उसमें मैंने आधा बायोलॉजी आप लोगों को पहले से ही पढ़ा के रखा हुआ है और उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। 2 से 3 महीने के अंदर मेरा पूरा प्रयास होगा कि जीएस के सारे सेगमेंट आप तक प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपकी जो पढ़ाई लिखाई वह सुचारू रूप से चल सके। वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह बता दूं कि जो जीएस का सेगमेंट होता है, आप सोचो कि एक बार पढ़ लिया आपको आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब भी जितनी बार मैं उसको पढ़ता हूं, हर बार कुछ ना कुछ नया चीज मिलता है, उतना ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है। तो दोस्तों, लगातार लगे रहिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में अगर आप इस लॉकडाउन के कंडीशन में आपने अपना समय बर्बाद कर दिया तो भविष्य में बहुत पछताएंगे। कोई दोबारा इस तरीके का आपका मौका नहीं मिलेगा। एकदम घर में है, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को जितना तीव्र कर सकते करिए, क्योंकि ऐसे समय में बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। 3 से 4 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो 2 से 3 महीने के अंदर सारे एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अगर उसके अंदर आपने सफलता अर्जित कर ली तो आपका सुनहरा भविष्य बन जाएगा। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए अब आज मैं 2 ऐसे जबरदस्त टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि भले संसदीय समितियां तो 50 हैं, लेकिन इनमें से जो हमेशा मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं 2 को मैं लेके आया हूं फिलहाल आपके लिए। एक को कहा जाता है प्राक्कलन समिति, एक को कहा जाता है लोक लेखा समिति। अगर प्राक्कलन का मतलब ही क्या होता है? प्राक्कलन का मतलब होता है आकलन करना। क्या करना? आकलन का मतलब आप लोग अगर इंग्लिश में समझे, एस्टिमेट करना ना। जैसे मान लीजिए आप कोई पार्टी करते हो तो पार्टी को करने से पहले आप एक अंदाजा लगाते हो, इतने लोग होंगे, इतना खाना होगा, इतना पीना होगा, इतना पैसा खर्च होगा, ये सारी चीजें होंगी। आप उसको तैयारी करते हो, उसके लिए पहले से तैयारी करते हो कि उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो प्राक्कलन का मतलब होता है किसी भी चीज का आकलन करना, इसीलिए बनाई गई है यह अस्थाई समिति, मतलब यह हमेशा रहती है। इस समिति का जो गठन हुआ था 1950 में, पहली बार 1950 में। आप सभी लोगों को पता है कि उस समय हमारे यहाँ वित्त मंत्री जो थे उनका नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था भैया? जॉन मथाई। इन्हीं के द्वारा किया गया था। जॉन मथाई उस समय वित्त मंत्री थे और बनाई गई थी प्राक्कलन समिति। तो ये प्राक्कलन समिति है क्या? प्राक्कलन समिति में सदस्य कहां से आते हैं? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या, पहला प्रश्न यही पूछता है कि प्राक्कलन समिति में, याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टॉपिक है, वीडियो लास्ट तक देखना, छोड़ के हटना नहीं, क्योंकि एक नंबर कभी कभी जिंदगी बदल सकता है। तो ये प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ये आते कहां से हैं? पहला प्रश्न लोकसभा से। इन सदस्यों का चुनाव कहां से किया जाता है? लोकसभा से। दोस्तों, याद हो गया होगा
प्राक्कलन समिति का सर्वप्रथम गठन 1950 में हुआ था। यह एक अस्थायी समिति है, यह हमेशा अस्तित्व में रहती है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लगाई जाती है, वही प्रणाली यहाँ पे भी लगाई जाती है। प्रत्येक वर्ष में मई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्येक वर्ष मई में इसका कार्यकाल प्रारंभ होता है और 30 अप्रैल तक चलता है ना। कब प्रारंभ होगा? मई में। इस समिति का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष मई में प्रारंभ होता है, 30 अप्रैल तक चलता है। किस समिति का दोस्तों? प्राक्कलन समिति का। मतलब 1 साल का होता है और इसके जो सदस्यों का चुनाव होता है वह भी इसके सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है। सबसे बड़ी बात बता दूं, इन 30 सदस्यों में से ही जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, कौन? लोकसभा का। यहां ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन करता है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया ना, इतने दिन से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, कई बार यह प्रश्न मैंने देखा, इसीलिए इस पे जरा सा आप लोग थोड़ा फोकस करिए, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके रखिएगा। अगर पूछता है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहां पे एक बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। आपको पता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अगर उपाध्यक्ष चुन लिया गया, उपाध्यक्ष इन 30 लोगों में, ये जो 30 सदस्य चुने गए हैं लोकसभा से, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी इस समिति में चुन लिया गया तो अब माहौल बदल जाएगा। अब वहां पे इस तरीके का नहीं होगा। अब जो उपाध्यक्ष होगा, गौर करना भाई, जो उपाध्यक्ष होगा वही लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, नहीं सॉरी, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वही इस समिति का क्या बनेगा? अध्यक्ष। वही क्या बनेगा? अध्यक्ष। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं समझाऊंगा, याद रखना। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष इन 30 सदस्यों में चुन लिया गया, कौन चुन लिया गया? लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर इन 30 सदस्यों में चुन लिया गया, कौन चुन लिया गया? 30 सदस्य हैं, 30 सदस्यों में लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया, तो यहां पे अब लोकसभा अध्यक्ष इन 30 सदस्यों में से अध्यक्ष का मनोनयन नहीं करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है जो कौन है? उपाध्यक्ष। उसी उपाध्यक्ष को यहां पे डायरेक्ट अध्यक्ष बना दिया जाएगा। किसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा? प्राक्कलन समिति का बना दिया जाएगा। तो ये तो इसका रूपरेखा हो गया कि इतने सदस्य होंगे, गठन कब होगा, इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न एराइज हो रहा होगा कि इसका कार्य क्या है। इसका पहला कार्य है सरकारी खर्च में कमी कैसे लाई जाए, सरकारी। दूसरा, प्रशासन में सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए। और तीसरा भैया, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए। देखिए जबरदस्त तरीके से है, क्योंकि सरकारी खर्च को कम करना बहुत जरूरी है। सरकारी खर्च को कम करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले एम्बेसडर चलती थी, बहुत ज़्यादा वो क्या करती थी, डीजल का उपयोग उसमें बहुत ज़्यादा होता था, उसका माइलेज कम था, तो वहाँ पे ये समिति बनी, उसने सुझाव दिया कि ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा एवरेज देने वाली गाड़ियाँ लाई जाए। पहले आप देखते थे बड़े बड़े पंखे लगे रहते थे, बड़े बड़े कूलर लगे रहते थे, जिनसे बहुत ज़्यादा खर्च होता था, उसने सुझाव दिया। मतलब ये हमेशा इस तरीके से सुझाव देती है कि जो हमारा सरकारी खर्च है उस सरकारी खर्च को में कैसे कमी लाई जाए। आप देखते हो हमारे सरकार की व्यवस्था बड़ी धीरे धीरे बदलती रहती है, उसके लिए समिति बनती है, समिति अपना सुझाव देती है, सुझाव देने के बाद सदन में जाता है। अच्छा,
ये अपना कार्य तो करती रहती है, ये वर्ष भर अपना कार्य करती रहती है और ये अपना रिपोर्ट दे देती है सदन में। उसके बाद सदन चाहे तो लोकसभा इसको चाहे तो माने चाहे तो न माने, इसका कार्य सिर्फ सुझाव देना है। तो पहला यह किस संबंध में सुझाव देगी कि जो हमारे सरकारी खर्च हैं उसमें कैसे कमी लाई जाए, दूसरा हमारे प्रशासन को कैसे बेहतर किया जाए, तीसरा जो हमारा संगठन है, जो सरकारी संगठन है, इस संगठन में कुशलता कैसे लाई जाए। अब देखते हो दोस्तों, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर होता है, एक तरफ सरकारी सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर आप जैसे किसी कॉलेज की ही बात कर लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज की ही बात कर लो, आप प्राइवेट वाले को जाके देख लेना, सरकारी वाले को जाके देख लेना, करोड़ों रुपए की फंडिंग आने के बाद भी सरकारी में वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जबकि लाखों रुपए का खर्च करके जो प्राइवेट वाला जो अपने यहाँ व्यवस्था या स्ट्रक्चर दे देता है। तो ऐसी क्या बात है? तो इसका कार्य क्या होता है, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, कार्य करने की क्षमता को डेवलप किया जाए, और जो हमारा ये सरकारी ढांचा है, इस ढांचे को किस तरीके से बेहतरीन बनाया जाए। फिर से 1 मिनट लूंगा। प्राक्कलन समिति का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज का आकलन करना, एस्टीमेट तैयार करना। 1950 में जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, उस समय बना था। इसमें प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। इसका कार्यकाल मई के शुरुआत में प्रारंभ होता है, 30 अप्रैल तक चलता है। इसमें कौन कौन, इसमें इन 30 सदस्यों में से जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही इन 30 सदस्यों में से क्या करेगा, एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा। लेकिन अगर उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया इन 30 सदस्यों में, तो वही क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। अच्छा, अब इधर आए, इसका कार्य क्या है, सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए और संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, यह समिति हमेशा अपना कार्य करती रहती है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आप कमेंट में कहोगे तो मैं सारी समितियां आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो अभी मैं इन्हीं दोनों को टारगेट कर रहा हूं। अगर आपको सारी समितियां पढ़नी होंगी आप कमेंट करिएगा, मैं सब पढ़ा दूंगा। लोक लेखा समिति, क्या देखना है दोस्तों, लोक लेखा समिति। यह जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में लोक लेखा समिति को जाना जाता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22। 15 कहां से आते हैं, लोकसभा से, 7 कहां से आते हैं, राज्यसभा से। इनका चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से 1 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने समय के लिए किया जाता है, 1 वर्ष के लिए किया जाता है। अच्छा, इन्हीं सदस्यों में से 1969 में सबसे पहले मीनू मसानी थे। 1969 में सबसे पहले मीनू मसानी थे। ये विपक्षी दल के नेता थे। कहाँ के नेता थे, विपक्ष। आप कहोगे विपक्ष किसे कहा जाता है, लोकसभा में देखो भैया, जो बहुमत दल का नेता, जो बहुमत वाली पार्टी होती है वो सरकार बनाती है, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद होते हैं वो सरकार बनाती है, और जिसके पास दूसरे नंबर पे पार्टी में सांसद होते हैं। जैसे इस समय सत्ता पक्ष में कौन है, भाजपा यानी नरेंद्र मोदी, उनके विपक्ष में कौन है, कांग्रेस। तो कांग्रेस में, वह कांग्रेस कहां बैठती है, विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में। तो उस कांग्रेस का जो नेता चुना जाएगा, कांग्रेस के लोग अपने में से नेता चुनेंगे, उसे कहा जाता है विपक्षी दल का नेता। क्या कहा जाता है, विपक्षी दल का नेता। तो 1969 में सबसे पहले मीनू मसानी जो विपक्ष के नेता थे, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। तभी से यह प्रक्रिया बन गई, तभी से यह प्रक्रिया बन गई कि जो विपक्ष दल का नेता होगा, जो विपक्ष दल का नेता होता है, वही लोक लेखा समिति का क्या होता है, अध्यक्ष। वही क्या होता है, अध्यक्ष। अच्छा, इसमें जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनको सह सदस्य माना जाता है। क्या माना जाता है, सह सदस्य के रूप में मान्यता है। इनको मतदान का अधिकार नहीं होता। लोकसभा के सदस्य तो मतदान करते हैं अगर यहाँ पे कोई मतदान की कार्रवाई हो, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनको सह सदस्य माना जाता है। अब फिर वही बात वहीं पे आके फंस गई कि इस लोक लेखा समिति को बनाने का कार्य क्या है। सब
सबसे पहला इसका भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा, महालेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा, महालेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा जो इसको प्रतिवेदन सौंपे जाते हैं वह इसकी जांच करता है। भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा। अब आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक बताया गया है और यह भारत सरकार के खातों की जांच करता है। किसकी जांच करता है? भारत सरकार के खातों की। यह भारत सरकार संचित निधि से कोई धन किस तरीके से खर्च किया है, अच्छे तरीके से या गलत तरीके से, इस बात की जांच करता है। तो क्या महालेखा नियंत्रक परीक्षक भारत सरकार के सारे खातों की जांच कर देगा अकेले? नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में महालेखा नियंत्रक परीक्षक क्या करता है कि अगर उसको कहीं गड़बड़ी मिलती है तो वह उस गड़बड़ी को उठा के किसको सौंप देता है? लोक लेखा समिति को सौंप देता है कि आप इसकी जांच करिए। तो दोस्तों बहुत अच्छे से मेरे भाइयों समझ लो, पहला पॉइंट है महालेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा जो भी प्रतिवेदन इसको दिया जाएगा या उसकी जांच करता है। दूसरा, भारत सरकार के अधीन विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का विनियोग दर्शाने वाली लागत लेखाओं की जांच करता है। इसको भी समझिए बहुत आराम से। भारत सरकार के अधीन विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि, जैसे रक्षा में, सुरक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, अलग अलग जगह पे, रक्षा में, सुरक्षा में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है? धन खर्च किया जाता है। वही बता रहा है कि भारत सरकार के अधीन जो विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशियां हैं, भारत सरकार के अधीन विभिन्न मदों में खर्च की गई, रक्षा में, सुरक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में जो अलग अलग खर्च की गई है, तो जब उनका जोड़ मिलाया जाता है तो देखा जाता है कि सही आया या नहीं। अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो कौन जांच करेगा? लोक लेखा समिति। फिर से समझ लीजिए, भारत सरकार के अधीन विभिन्न मदों में रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वन, पर्यावरण, प्रदूषण जो इसमें खर्च किया गया है, तो भारत सरकार के अधीन विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशियों का विनियोग का मतलब क्या होता है? जोड़ दर्शाने वाली जो लागत लेखांकन तैयार होता है उसकी जांच करता है। तीसरा पॉइंट मेरे भाई, अगर संसद ने किसी कार्य को करने के लिए बजट पास किया, जैसे संसद ने पुल बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए, कितना? 5 लाख रुपए बजट पास किया, लेकिन वहां पे 7 लाख रुपए लगा। कितना लगा? 7 लाख रुपए। समझिएगा, संसद ने किसी कार्य को करने के लिए क्या किया? बजट पेश बनाया कि इतना बजट होगा और धनराशि को पास किया, और उसके बाद खर्च अगर बढ़ गया, खर्च ज़्यादा लग गया, तो वहाँ पे यह लोक लेखा समिति इस बात की जांच करती है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ा। ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ा। चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा यह राष्ट्रपति के द्वारा यह अपव्यय, भ्रष्टाचार, अगर धन से संबंधित, वित्त से संबंधित कोई मामला है वहां पे इसने किया है, अगर अपव्यय किया गया है धन से संबंधित मामले में राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह उसकी भी जांच करता है। थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहला प्रश्न 22। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है? लोक लेखा समिति को जाना जाता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष दल का नेता। यह कहीं लिखा नहीं है, यह एक प्रक्रिया बन चुकी है, इसके बाद इसका कार्य क्या है? महालेखा नियंत्रक परीक्षक के द्वारा जो इसको रिपोर्ट सौंपी जाएगी यह उसकी जांच करता है।
भारत सरकार के अधीन विभिन्न मदों में विनियोग दर्शाने वाली लागत लेखाओं की जांच करता है। अगला, जो विभिन्न मदों में जो किसी भी कार्य को करने के लिए बजट पास किया गया है, अगर उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ा तो यह उसकी जांच करता है। और यह राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? यह राष्ट्रपति के द्वारा अपव्यय के किसी भी मामले में जांच कर सकता है। किसके द्वारा? यह राष्ट्रपति के द्वारा अपव्यय के किसी मामले का जांच कर सकता है। मतलब उसने अगर गलत तरीके से खर्च किया हो तो इस बात की जांच कर सकता है। यह अपना कार्य करती है, यह अपना रिपोर्ट जो है कि सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक थे, यहां से हमेशा प्रश्न आता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज हम लोगों ने किसके बारे में देखा? आज हम लोगों ने देखा प्राक्कलन समिति के बारे में, और किसके बारे में देखा? लोक लेखा समिति के बारे में। दोस्तों इसके बाद 2 वीडियो और आएगी, जबरदस्त तरीके से 2 वीडियो बताऊंगा। उसके बाद आपका पॉलिटी का सेगमेंट खत्म, उसके बाद हम लोग बायो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यह प्रयत्न होगा कि इन 3 महीने के अंदर जब तक लॉकडाउन है आपके जीएस को हम इतना बेहतरीन कर दें कि आने वाले समय में आपका कोई भी कंपटीशन हो तो आप उसको क्रैक कर सके। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।